चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो, इस चैप्टर में अभी तक हमने गवर्नमेंट के जो ऑर्गन समझे थे ना, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट के मेनली 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। के जिसमें लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग समझ रहे थे और वो भी सेंट्रल लेजिस्लेचर का हम लोग पार्ट समझ रहे थे कि सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जिस तरह से ये लेजिस्लेचर वर्क करता है वो हम लोग देख रहे थे, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने समझा था। अब उसी पॉइंट को कंटिन्यू अगर करें ना, तो एक पॉइंट आता है लोकसभा और राज्यसभा का ही एक पॉइंट है, जो पॉइंट है स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपने कभी टीवी पे कोई भी ऐसा क्या कह सकते हैं लोकसभा का या ऐसे पार्लियामेंट का कोई भी जो वो सीन देखा, जब सब नेता जो है वो एक रूम में बैठे हुए होते हैं? शायद कितनी बार आपने न्यूज में देखा हो या कोई मूवीज में भी देखा हो कि कितनी बार वो नेता जो है वो एक रूम में बैठे हुए होते हैं, सर्कुलर जैसी उनकी जो है वो पूरी चेयर होती है। सभी नेता एक साथ वहां बैठे हुए होते हैं, सबके हाथ में जो है वो एक माइक होता है, उसके सामने माइक लगा हुआ होता है। शायद आपको वो सीन याद आता हो। सब अपनी अपनी बातें वहां पर डिस्क्राइब करते हैं और उनमें उन सबके सामने एक पर्सन बैठा हुआ होता है। उन सबके सामने एक पर्सन वहां पर बैठा हुआ होता है। वो पर्सन वो उस लोकसभा का, उस पार्लियामेंट का स्पीकर कहलाता है। ये स्पीकर क्या काम करता है? तो सामने सब नेता बैठे हुए होते हैं और उन सबसे ऊपर, उनके बिल्कुल सामने, ऊपर एक कुर्सी पर, ऊपर थोड़ी जो है वो चेयर पर, ये स्पीकर बैठा हुआ होता है। ये स्पीकर का काम क्या है पता है? तो इनका मेन काम ये है कि लोकसभा में जो भी कामकाज हो रहे हैं ना, जो भी वर्क हो रहा है, जो भी मीटिंग्स हो रही है, उन सब की ध्यान रखना, उन सब का ध्यान रखना, उन सब का मैनेजमेंट करना, ये काम स्पीकर का है। कि देखो, जैसे वहां पर सामने जो है वो 50 नेता बैठे हुए होते हैं, तो क्या 50 एक साथ बोलेंगे? नहीं। ये ना स्पीकर नक्की करता है। वो नक्की करता है कि भाई पहले कौन अपनी बात रखेगा, भाई पहले ये नेता बोलेगा, उसके बाद वो, या उसके बाद वो। तो इस तरह से कौन कब क्या बोलेगा ये भी ये स्पीकर डिसाइड करता है। ठीक है ना, कि पहले ये स्पीच देंगे, फिर ये स्पीच देंगे, कितने टाइम की मीटिंग होगी, कि कौन से टॉपिक के ऊपर मीटिंग होगी, कि अगर इस मीटिंग में कोई भी एब्सेंट रहा तो उसके बारे में भी डिसीजन स्पीकर लेता है, तो उसके बारे में क्या किया जाएगा। अगर कोई इस मीटिंग में जितने भी नेता होते हैं, वो नेता अगर कोई गलत काम कर रहा है या अगर रूल्स रेगुलेशंस वो तोड़ रहे हैं या तो फिर वो डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहा है, तो उन सबको चेक करने का काम ये स्पीकर का है। और अगर स्पीकर ये चेक करे ना कि हाँ भाई ये बरोबर काम नहीं कर रहा है या ये इस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें पनिशमेंट देने का काम भी इन्हें स्पीकर का होता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा भी होता है कि द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीकर इज टू सी दैट द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा गेट ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। लोकसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स मतलब कहलाती है उनकी मीटिंग्स, कि जो भी मीटिंग्स होती है ना लोकसभा की, वो प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम मतलब बरोबर तरीके से हो रही है या नहीं, वो चेक करने का काम स्पीकर का है। कि भाई टॉपिक तो ये टॉपिक पे बात करनी थी लेकिन सभी नेता दूसरे दूसरे टॉपिक पे बात करने लगे, तो ये गलत है ना, बरोबर ना। तो ये चेक करने का काम ये स्पीकर का है। टू मेंटेन डिसिप्लिन, कि सब डिसिप्लिन से बात करें। आपने कितनी बार वो देखा होगा कि भाई सभी नेता वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए होते हैं ना, फिर सडनली वो सब लोग जो है वो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को भला बुरा बोलने लगते हैं, कितनी बार तो मारने पीटने भी लगते हैं। इतने बड़े नेता फिर भी ऐसा काम करते हैं। तो अगर कोई ऐसा डिसिप्लिन तोड़ता है ना, तो उन्हें पनिशमेंट ये स्पीकर देते हैं। या तो फिर ऑर्डर एंड डिग्निटी ऑफ हाउस, के वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उसकी डिग्निटी मतलब कि उसकी शान बनी रहनी चाहिए। तो अगर कोई भी गलत काम करता है उस लोकसभा में, तो उसे पनिशमेंट देने का काम भी स्पीकर का है। वो ये चेक करते हैं कि सब बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं। और ये स्पीकर कौन होता है, इन्हें सिलेक्ट कौन करता है? तो जनरली जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ना, वही मेंबर्स ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को सिलेक्ट करते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर का काम तो समझ में आया ना। डेप्यूटी स्पीकर का काम क्या है? तो डेप्यूटी स्पीकर वो स्पीकर के अंडर में काम करता है। और जनरली
जिस दिन अगर स्पीकर एब्सेंट हो, वो भी तो इंसान ही है ना यार, ठीक है ना, मशीन थोड़ी है, सच का स्पीकर थोड़ी है कोई, इंसान है वो। तो कभी कभार उसे भी जो है वो घर में कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी भी तबीयत खराब हो जाए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो जिस दिन अगर ये स्पीकर एब्सेंट हो, तो उस दिन लोकसभा में ये डेप्यूटी स्पीकर है उसके काम संभालता है, ठीक है ना। बाकी के टाइम में डेप्यूटी स्पीकर उसके अंडर में काम करता है, ठीक है। मतलब कि ये मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जितने भी मेंबर है ना वही उसे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर इस स्पीकर से ही कोई गलती हो जाए, जनरली स्पीकर का काम है कि दूसरों की गलतियां चेक करना, अगर और कोई गलती तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये स्पीकर ही कोई गलत काम करे, वही अगर कुछ जो है वो गलत कर रहा हो, तो उसे हटाने का काम भी लोकसभा के मेंबर्स ही करते हैं। लोकसभा के मेंबर ही उसे सिलेक्ट भी करते हैं, एंड मेंबर ऑफ लोकसभा आल्सो रिमूव देन, उसे हटा भी सकते हैं। लेकिन हटा कब सकते हैं, कि जब लोकसभा के सभी मेंबर एक साथ वोटिंग करके ये कहते हो कि नहीं भाई ये स्पीकर बरोबर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसे हटाओ और दूसरे किसी को सिलेक्ट करो, तो ही वो उस स्पीकर को हटा सकते हैं, बरोबर ना। तो स्पीकर का काम है कि भाई सभी मेंबर्स की जो है वो चेकिंग करना, कोई गलत काम ना करे, सब काम बरोबर करे। और उसी तरह से अगर स्पीकर गलत काम कर दे ना, तो वो सभी मेंबर उनके खिलाफ भी वोट दे सकते हैं, ठीक है। और स्पीकर का दूसरा एक स्पेशल वर्क होता है, स्पीकर का दूसरा एक स्पेशल वर्क है, वो है कास्टिंग वोट देने का। स्पीकर का वोट कास्टिंग वोट कहलाता है। अब यहाँ समझो कि जनरली लोकसभा में सभी मेंबर जब जमा होते हैं ना, कोई मीटिंग रखते हैं, सभी मेंबर जमा रख होते हैं, तो वो क्यों जमा होते हैं, क्या भाई वहां पे कोई टॉपिक के ऊपर उन्हें डिस्कशन करना है, कोई टॉपिक के ऊपर बातचीत करनी है, तो उसके लिए सब जमा हुए हैं ना ये सब मेंबर्स, ठीक है। अब कोई टॉपिक के ऊपर बातचीत हुई, फिर कोई डिसीजन उन्हें लेना है, क्या भाई ये काम करें या ना करें, हमारे देश के लिए ये चीज सही है या नहीं है। अब ऐसा कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए जनरली वो सब लोग क्या करेंगे, तो सब लोग वोटिंग करेंगे। डिसीजन लेने के लिए एक तरह की वोटिंग की जाएगी ना सभी मेंबर्स में, लोकसभा के सभी मेंबर्स की। फिर वोटिंग करते वक्त कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। सभी लोग तो हाँ बोलने वाले नहीं हैं, ऐसा तो बहुत कम होता है। जनरली कोई भी डिसीजन लेना हो, तो अगर कुछ लोग हाँ कहते हैं तो कुछ लोग ना कहते हैं, फिर जनरली जो मेजोरिटी होती है ना, तो मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। किसके हिसाब से, मेजोरिटी के हिसाब से। मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा लोग 50% से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा लोग अगर उस डिसीजन के लिए हाँ कहते हो कि हाँ भाई ये डिसीजन लेना चाहिए, तो डिसीजन ले लिया जाता है, बरोबर। और अगर आधे से ज्यादा लोग मना करते हो, तो वो डिसीजन नहीं लेते। लेकिन कभी कभार अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, बाय चांस लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं ना, उन मेंबर्स में से एग्जैक्टली आधे लोग हाँ बोल रहे हैं, आधे लोग ना बोल रहे हैं। मतलब समझो एक दिन जो है वो लोकसभा के मेंबर्स जितने भी उसमें थे ना, वो मीटिंग में 100 लोग जमा हुए हैं। अब उस 100 लोगों में से जब कोई डिसीजन के लिए वोटिंग की गई ना, तो उसमें से 50 लोगों ने हाँ कहा और 50 लोगों ने ना कहा, ऐसे एग्जैक्टली आधे आधे। तो अब क्या ले, हाँ माने उसे कि ना माने, वो डिसीजन लिया जाए कि नहीं लिया जाए। तब उस वक्त वो स्पेशल डिसीजन माना जाता है स्पीकर का। तब उन सभी मेंबर के सामने वो ऊपर स्पीकर बैठे हुए होते हैं ना, तो वो जो पर्सन बैठा हुआ होता है, वो जो स्पीकर बैठा हुआ होता है, अब पूरी जिम्मेदारी उस स्पीकर की होती है। इसीलिए उसका वोट कास्टिंग वोट कहलाता है। वो स्पीकर हमेशा आखिरी में वोट देता है, कि बाय चांस अगर दोनों आधे आधे कह रहे हैं ना, तो अब जो स्पीकर वोट देगा वही वोट फाइनल कहलाएगा और वही डिसीजन माना जाएगा। मतलब 50 लोग हाँ बोल रहे हैं, 50 लोग ना बोल रहे हैं, तो उसमें फिर स्पीकर का वोट वो कास्टिंग वोट कहलाएगा, स्पेशल वोट कहलाएगा। कि उसमें अगर स्पीकर हाँ बोल दे, तो मतलब उसके लोग ज्यादा हो गए ना, मतलब 51 लोगों ने हाँ बोल दिया, ऐसा ना मेजोरिटी हो गई ना उसकी। या अगर स्पीकर मना कर दे, तो मतलब मेजोरिटी ना के लिए हो गई, तो फिर डिसीजन उसके हिसाब से लिया जाएगा। समझ आ रही है बात, इसलिए स्पीकर की लोकसभा में बहुत स्पेशल पोजीशन होती है। अब दूसरा एक टॉपिक देखें, यही लेजिस्लेचर में
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक है हाउ कैन अ बिल बिकम एन एक्ट। कोई भी बिल, वो एक्ट कैसे बनता है, वो हम लोग समझे। अब तो बिल क्या और एक्ट क्या। तो देखो, एक्ट मतलब कहलाता है कोई भी कानून, ऐसा कानून कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बहुत सारे कानून तो लिखे हुए ही है ना, लेकिन कभी कभार कोई नया कानून भी तो बनता है ना। तो कोई भी नया कानून, उसे एक्ट कहते हैं, बराबर ना, वो एक्ट कहलाता है। कि जैसे बहुत सारे जो है वो यहाँ पर नए कानून बनते रहते हैं, बनते ही रहते हैं। जैसे आप लोगों को ध्यान हो तो अभी थोड़े टाइम पहले जो है वो हमारे यहाँ पर जीएसटी का नया कानून आया, शुरू हुआ ना जीएसटी। सबको ध्यान होगा ना, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए ज्यादा ध्यान होगा कि बिजनेसमैन के लिए एक नया टैक्स बन गया जीएसटी। तो उसके लिए कुछ नए कानून बने। या जैसे कि यहाँ पर ट्रैफिक के लिए कोई नए कानून बनते हैं, है कि नहीं। एजुकेशन के लिए कोई नए कानून बनते हैं। तो ये सभी कानून जो बनते हैं ना, उसे एक्ट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, एक्ट। एक्ट जो जनरली पूरी कंट्री के लिए होता है, कोई एक स्टेट के लिए नहीं, खाली एक के लिए नहीं, लेकिन पूरी कंट्री के लिए कोई नया कानून बनता है ना, वो जनरली एक्ट कहलाता है। तो ये नया कानून बनाता कौन है, तो हमने पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था। कानून बनाने का काम इस लेजिस्लेचर का ही है, इन्हीं लोगों का ही है ना। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही तो ये कानून बनाते हैं ना। लेकिन कैसे, क्या प्रोसीजर। तो कानून बनाने से पहले ना, सबसे पहले एक बिल पास किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक बिल बनाया जाता है, समझो। और बिल क्या कहते हैं, तो बिल मतलब कहलाता है एक तरह का प्रपोजल। द प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल। कानून बनाने का हक वो खाली, समझो, लोकसभा, राज्यसभा और उसके ऊपर प्रेसिडेंट को है। हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट, उनको है ये कानून बनाने का हक। लेकिन कौन सा कानून बनना चाहिए, उसके लिए इंडिया का कोई भी सिटीजन उनके लिए बोल सकता है। इंडिया का कोई भी सिटीजन बोल सकता है। मतलब आप लोग भी स्टूडेंट हो, अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है ना कि भाई हमारे देश में ऐसा कानून तो होना चाहिए यार, कि भाई हमारे बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा कानून होना चाहिए, होता हो ना, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आता हो कि यार साल में जो है वो 2 महीने पढ़ाई करें और जो है वो 10 महीने छुट्टियां होनी चाहिए, आपके माइंड में तो ऐसा ही कानून होता है ना। लेकिन जस्ट एग्जाम्पल, कि अगर आपको भी कभी इच्छा हो ना कि भाई हमारे देश में ऐसा कानून होना चाहिए, तो एक प्रपोजल, मतलब कि एक लेटर लिखकर आप लोग लोकसभा, राज्यसभा या गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो कि भाई हमारे देश में ऐसा कानून बनाओ। तो ये जो प्रपोजल, ये जो आइडिया, ये जो लेटर आप लोग भेजते हो ना, तो वो कहलाता है बिल। उस लेटर को, उस प्रपोजल को, उस आइडिया को क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। फिर वो बिल जब पास होता है ना, सभी लोग हाँ कहे, तो वो एक्ट, तो वो कानून बनता है। अब सरकार भी सभी कानून सबके लिए अपनी अपनी पसंद के कानून नहीं बना देते। नहीं तो कोई तो कहेगा कि भाई मेरे लिए ये कानून बनाओ, कोई कहेगा मेरे लिए ऐसा कानून बनाओ। अब सरकार ने भले ही सबको छूट दी है कि आप बताओ कैसा कानून बनाना है, लेकिन सबकी मानेगी थोड़ी सरकार। सरकार उस कानून के ऊपर, मतलब इस बिल के ऊपर पहले, कि अगर मुझे इच्छा हुई, मैंने कोई जो है वो कोई आइडिया वो सरकार को दिया कि यार ऐसा कानून बनाओ ना, तो सरकार उस आइडिया के ऊपर डिस्कस करती है। लोकसभा, राज्यसभा में उसका डिस्कशन होता है। फिर वो डिस्कशन के बाद अगर उन्हें सही लगता है ना, तो वो कानून बनाते हैं, नहीं तो नहीं। नहीं तो आप सब बच्चे तो एक साथ जो है वो वहां पे पहुंच जाओगे और गवर्नमेंट को कहोगे कि भाई साल में 2 महीने पढ़ाई, 10 महीने वेकेशन होनी चाहिए। तो क्या ऐसा कानून सरकार बना के दे देगी आपको ऐसे ही, नहीं ना। जो जो ऐसा कानून जो पूरे देश को, क्या कहते हैं, फायदा देता हो, पूरे देश को बेनिफिट देता हो, वही एक नया कानून बनाया जाता है। तो ये बनता कैसे है कानून, कोई भी अगर बिल, कोई भी आइडिया हो, तो वो आइडिया में से ये पक्का कानून बनेगा कैसे। अब इस ये जो बिल भी बनते हैं ना, वो बिल भी जनरली दो टाइप के होते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल। अब बिल मतलब क्या, समझ गया ना। बिल मतलब वो मत समझना कि आप कोई दुकान से चीज खरीदते जाते हो तो वो बिल मिल गया आपको, ये वो बिल नहीं है। ये बिल मतलब एक प्रपोजल, एक आइडिया, एक लेटर जो आप लोग सरकार को देते हो कि भाई ऐसा भी कानून बनाओ आप, वो बिल कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान से समझना। और ये बिल दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल।
ऑर्डिनरी बिल मतलब कि कोई सिंपल कानून जो पूरे देश के लिए बनता हो। और मनी बिल मतलब कि मनी रिलेटेड कोई जो है वो बिल बनता हो, जैसे कि ये जीएसटी। मैंने आपको बताया ना कुछ साल पहले जो है वो जीएसटी शुरुआत हुआ था कि अब बिजनेसमैन के लिए एक नया टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स लगेगा जो मनी पे इफेक्ट करता है ना, तो ऐसा कोई कानून बनता हो ना तो उसे मनी बिल कहते हैं। तो अब इन दोनों के बारे में समझे कि भाई पहले ऑर्डिनरी बिल के बारे में समझे कि एक ऑर्डिनरी बिल एक्ट कैसे बनता है, हाउ कैन अ बिल बिकम एन एक्ट। उसमें ऑर्डिनरी बिल तो कोई भी आइडिया कोई भी पर्सन को, भले वो लोकसभा राज्यसभा का इंसान हो, कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, कोई आम इंसान हो, इंडिया में रहने वाला कोई भी इंसान, अगर उसके माइंड में कोई आइडिया आ रही है तो वो एक बिल तैयार करता है कि हाँ भाई ऐसा कानून बनाओ, आप लोग ऐसा कानून बनना चाहिए। और वो बिल कहाँ जाता है पता है? बिल सबसे पहले एनी ऑफ द हाउस, मतलब इन दोनों हाउस में से कोई भी एक हाउस में सबसे पहले जाएगा, भले लोकसभा में या राज्यसभा में, लोअर हाउस में या अपर हाउस में, किसी में भी पहले कोई भी एक में पहुंचेगा। वहां पे जितने भी मेंबर होते हैं ना, समझो पहले लोकसभा में पहुंचा, ऐसा कि लोकसभा में पहुंचा ना तो लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वहां पे पहले उसकी फर्स्ट रीडिंग की जाती है। मतलब पहले सभी मेंबर्स के सामने, ध्यान से पूरी प्रोसेस सुनना बेटा, सबसे पहले लोकसभा के या जो भी हाउस हो उसके सभी मेंबर के सामने पहले एक बार रीडिंग की जाती है। कि रीडिंग में ऐसा कि हाँ भाई ये ऐसा बिल है, ऐसा एक नई आइडिया है कि इसके रिलेटेड नया कानून बनना चाहिए, इससे ये फायदे होंगे वो नुकसान होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब रीडिंग उसमें की जाती है। और रीडिंग के बाद सभी मेंबर्स को ऑन द स्पॉट वोटिंग करवाई जाती है, ऑन द स्पॉट उसी वक्त। ये फर्स्ट रीडिंग में ही वोटिंग करवाई जाती है कि बताओ कितने लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर उसी में ही आधे से ज्यादा लोगों को ये आइडिया अच्छा लगेगा ही नहीं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी कोई कानून बनाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कानून उसी वक्त कैंसिल। लेकिन अगर आधे से ज्यादा लोगों को सही लगा कि नहीं नहीं अच्छी बात है, ये कानून सही है, ऐसा एक चीज हमारे देश में होनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए, तो अगर वो सही लगे ना आधे से ज्यादा लोगों को, तो वो जाता है फिर सेकेंड रीडिंग पे। फिर कुछ दिनों बाद फिर जितने भी मेंबर है सबको कहा जाता है कि आप भी घर पे जाके सोचो कि ऐसा कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, आप जाके सोचो। और कुछ दिनों बाद फिर उसी हाउस में, समझो लोकसभा में था तो उसी हाउस में सेकेंड रीडिंग होती है। क्या होती है? सेकेंड रीडिंग। कि फिर से उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि ये कानून बनाने से क्या फायदे क्या नुकसान होंगे, ये सब चीजें सोची जाती हैं। और उस कानून के रिलेटेड एक कमिटी रिफर की जाती है, एक कमिटी मतलब एक टीम बनाई जाती है। लोकसभा के जितने भी मेंबर हुए ना, उन मेंबर्स में से एक टीम बनाई जाती है 5 या 10 लोगों की, कि आप बैठकर स्पेशली सोचो कि भाई ये जो है वो क्या कह सकते हैं, कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, उन एक्सपर्ट लोगों की एक टीम बनाई जाती है। फिर थर्ड स्टेज में वो आती है कमिटी स्टेज। कि अब ये जो कमिटी, ये जो टीम बनाई ना स्पेशल 10 लोगों की, वो 10 लोग पूरी इंडिया में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में सोचते रहते हैं कि हाँ भाई ये कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इससे जो है वो और कौन कौन से फायदे होंगे, सब लोगों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोगों को जो है वो फायदा होगा कि हाँ वो और ज्यादा फंस जाएंगे। इन सब के बारे में सोचा जाता है इस स्टेज में, कमिटी स्टेज में। जब इसमें उस कमिटी को भी हाँ लगे कि हाँ भाई ये चीज जो है वो बननी चाहिए, अगर उसे नहीं लगता है ना, कमिटी अगर वो जो 10 लोगों की टीम बनाई गई उसे अगर लगे कि नहीं नहीं ये ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, या तो इस कानून में ये सब चेंजेस होने चाहिए, कुछ अगर अमेंडमेंट्स कुछ चेंजेस अगर करने हो तो वो चेंजेस ये करती है। कौन करती है? ये कमिटी। तो थर्ड स्टेप में अगर कुछ उस कानून में चेंजेस वगैरह करने हो तो वो चेंजेस किए जाते हैं। जब वो फिक्स हो जाए ना तो फाइनली वो होती है थर्ड रीडिंग। उस हाउस में, समझो लोकसभा में, फिर तीसरी बार सबके सामने रीडिंग होती है, सब चेंजेस वगैरह करके फिर से सभी मेंबर के सामने बताया जाता है कि देखो अब ये कानून में हमने ये सब चेंजेस किए हैं, अब बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये जो है वो रूल हमारे देश में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये नया रूल। और उसके बाद वोटिंग की जाती है। क्या किया जाता है? वोटिंग।
उस वोटिंग में 2/3 जितने मेंबर्स, मतलब कि कम से कम 66% जितने मेंबर्स अगर हाँ कहते हो ना, तो वो सही माना जाता है कि हाँ भाई इसके लिए कानून बनना चाहिए। बराबर ना? मेजोरिटी जब आती हो, आधे से ज्यादा लोग जब कहते हो कि हाँ भाई ऐसा अब नया कानून बनना चाहिए, तो फिर वो कानून तैयार होता है। अभी भी आधा कि ये तो पहले हाउस के लिए हुआ, फिर इसमें इसमें अगर उन्होंने मंजूरी दे दी ना पहले हाउस में, तो अब वो बिल जाता है अदर हाउस में। सेकेंड स्टेप में वो अदर हाउस में जाता है, वहां पर भी फिर से यही प्रोसेस होती है। उस दूसरे हाउस में भी फिर से 2-3 बार रीडिंग की जाती है, डिस्कशन किया जाता है कि ऐसा कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सब डिस्कशन किया जाता है। बराबर, मतलब पहले लोकसभा में जाता है ना, समझो समझो फर्स्ट जो हमने स्टेप देखा कि इस पहले स्टेप में समझो लोकसभा में गया, सब लोग जो है वो बार बार चेक करते हैं, फिर उन्हें सही लगता है ना तो वो भेजते हैं राज्यसभा में, अदर हाउस में। फिर राज्यसभा में भी बार बार ऐसी ही रीडिंग होती है, 10-15 दिन वहां रीडिंग होती है। फिर अगर राज्यसभा भी हाँ कहती है, तो वो बिल जाता है आखिरी प्रेसिडेंट के पास, हमारे कंट्री का हेड प्रेसिडेंट के पास। और अगर प्रेसिडेंट को वो चीज सही लगती है कि हाँ भाई ऐसा कानून हमारे देश में होना ही चाहिए, और अगर प्रेसिडेंट उसके ऊपर असेंट करता है, मतलब कि साइन करता है, कंफर्मेशन देता है कि हाँ ऐसा कानून बनाओ, तो ही वो कानून बनता है, तब तक नहीं। मतलब कोई भी नया कानून बनाने के लिए ना इतनी लंबी प्रोसीजर होती है। पहले लोकसभा वालों को मनाना पड़ता है, उसके सभी मेंबर अगर हाँ कहे तो फिर राज्यसभा में, अगर यहाँ लोकसभा या राज्यसभा में ही मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, तो बात ही खत्म, फिर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है ना? समझो यहाँ लोकसभा पहले स्टेज में ही उन्होंने मना कर दिया ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, तो वो दूसरे राज्यसभा में जाएगा ही नहीं ना, दूसरे स्टेज पे वो पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, या राज्यसभा वालों ने अगर मना कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा ही नहीं, बात ही खत्म। जब ये दोनों हाँ कहते हो, समझो पहले लोकसभा ने हाँ कह दिया ये सभी डिस्कशन के बाद, फिर राज्यसभा ने हाँ कह दिया सब डिस्कशन के बाद, तो वो आखिरी जाता है प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट हाँ बोले ना, वो अगर सही माने, वो साइन करे, तो ही वो कानून बनता है, तब तक कोई नया कानून बनता नहीं है। इसलिए तो हमारे देश में कोई भी कानून एकदम आसानी से नहीं बन जाता कि चलो भाई, आप लोगों ने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाँ भाई ये ऐसा करो, तो भाई सब लोग मानने लगे कि हाँ भाई ये हमारे देश का नया कानून है। वो कानून इजीली नहीं बनता, उनके पीछे इतनी लंबी प्रोसीजर पहले करनी पड़ती है, फिर आप लोगों को वो बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा नया कानून बना है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी बिल में। और ऐसे ही वो बनता है मनी बिल। ऐसे ही क्या तैयार होता है, मनी बिल। अब मनी बिल मतलब जनरली कोई टैक्स से रिलेटेड चीजें हो, या फिर किसी का प्राइस कम ज्यादा करना हो, जैसे नहीं वो पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं कम होते हैं, है कि नहीं, या फिर जैसे जीएसटी जैसा नया टैक्स आ गया और कोई नया टॉपिक आ गया, तो ये सब मनी बिल जो मनी पे इफेक्ट करता है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होती है, इसके लिए भी जनरली वही प्रोसीजर होती है, लेकिन से पहले स्टेप में समझो कि ये जो मनी बिल है ना, इट रिक्वायर्स अ प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल सबसे पहले प्रेसिडेंट को ही बताया जाता है। ऑर्डिनरी बिल में कैसे आखिरी में उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट को, लोकसभा और राज्यसभा के बाद। लेकिन यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट को ही बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा नया कानून हमें तैयार करना है, नया मनी बिल तैयार करना है, आप मानोगे ऐसा? तो प्रेसिडेंट अगर हाँ कहता है ना, तो फिर वो उसे लोकसभा या राज्यसभा में भेजते हैं। तो इसलिए मनी बिल सबसे पहले प्रेसिडेंट को ही बताया जाता है। फिर प्रेसिडेंट अगर उसे हाँ कहता है ना, वो साइन नहीं कर देता ऑन द स्पॉट। प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ भाई चलो अच्छी बात है, लेकिन बाकी सबसे भी एक बार पूछ लो। फिर वो बाकी सबको पूछने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ही मना कर देता हो, तो फिर वो बात ही खत्म, फिर तो वो आगे जाएगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है ना? तो इसीलिए पहले प्रेसिडेंट वो कहता है हाँ या ना, तो वो उसके बाद जाता है, उसके बाद लोकसभा में। लोकसभा में कुछ दिनों के लिए, जैसे हमने पहले देखा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग होती है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, उसके फायदे नुकसान चेक किए जाते हैं कि ये कानून में सच में सबको फायदा है या नुकसान है, भाई ऐसा कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है।
और सभी डिस्कशन के बाद वोटिंग की जाती है लोकसभा में, कि जब वोटिंग की जाती है उसमें भी 66% लोग, मतलब मेजोरिटी अगर ये कहती हो कि हाँ ऐसा कानून बनना चाहिए, तो वो कानून बनता है, नहीं तो नहीं बन पाता। और लोकसभा अगर समझो हाँ कहती हो ना, तो वो आगे पास करती है कहाँ पे, राज्यसभा में। लोकसभा के बाद उसको आगे पास करते हैं उस कानून को, किसमें, राज्यसभा में पास करते हैं। राज्यसभा में उनको 14 डेज दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, 14 डेज, कि आप लोग चेक करके बताओ ऐसा कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर 14 डेज में राज्यसभा मना करती है या तो ऐसा कहती है कि भाई कुछ चेंजेस करो, क्या करो, चेंजेस करो, कि नहीं भाई कानून अच्छा है लेकिन इसमें ये थोड़ी थोड़ी बातें चेंज होनी चाहिए, तो जो भी चेंजेस करने हो ना, तो वो चेंजेस करने के बाद राज्यसभा फिर से इस लोकसभा में भेज देती है कि भाई ये सब चीजें बदल के आओ, ये थोड़े चेंजेस करो, फिर आगे कानून बनाएंगे। तो वो राज्यसभा फिर से लोकसभा में पास कर देती है कि हाँ थोड़े थोड़े चेंज करो, फिर लोकसभा फिर से उसमें चेंजेस करती है, फिर से डिस्कशन करती है, और फिर से उसे राज्यसभा में भेजा जाता है कि देखो भाई ये सब हम लोग चेंज करके लाए हैं, अब ऐसा कानून बनना चाहिए। फिर राज्यसभा 14 डेज उसके ऊपर डिस्कशन करती है। अगर राज्यसभा हाँ कहती है तो वो जाता है आगे प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है ना, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब उसकी मंजूरी, उसकी साइन जब मिलती है ना, तो ही वो मनी बिल पास होता है, मतलब कि वो नया कानून बनता है, नहीं तो नहीं बन पाता, बराबर ना। और इस राज्यसभा में भी अगर 14 डेज तक राज्यसभा कोई आंसर नहीं दे रही है, राज्यसभा में भेजा गया कि 14 डेज में हमें आंसर दो, ऐसा कानून बनाना है या नहीं बनाना है, लेकिन अगर 14 डेज तक वो कोई भी आंसर नहीं दे रही है ना, मतलब कि माना जाएगा कि राज्यसभा ने हाँ बोल दिया, कि उसको उसकी परमिशन मानी जाएगी कि हाँ भाई अब राज्यसभा कुछ बोल नहीं रही है, मतलब उसका जवाब हाँ है, तो उसको डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। अगर राज्यसभा में 14 डेज तक कोई जवाब नहीं दिया उसने, तो वो बिल सीधा प्रेसिडेंट को भेज देंगे, और प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देगा, तो वो नया कानून तैयार हो जाएगा, बरोबर। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये बहुत लंबी प्रोसीजर है, हमारे देश में कोई भी कानून आसानी से नहीं बनता, उसके लिए इतनी प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो देखो आज जैसे हमने ये टॉपिक्स देखे ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे टॉपिक्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।